नमस्कार, मेरा नाम है सुमन और आप अपना नवादा देखना शुरू कर चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यूपीएससी 2021 का जो परिणाम आया है उसमें 110वीं रैंक लाने वाली नवादा जिले की बेटी अर्चना कुमारी। ये पिछले साल हुए बीपीएससी के परिणाम में उनका पूरे बिहार में छठा रैंक था और विगत 3 महीनों से ये इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में ये कार्यरत थी। इनसे जानेंगे कि कैसे यूपीएससी तक का सफ़र कैसा रहा, कैसे वहाँ तक पहुँचना हुआ और इनकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा कैसे हुई। आप पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने यूपीएससी में 110वीं रैंक ला करके नवादा जिले का नाम रोशन किया। लेकिन एक लड़की को होकर के यहाँ तक पहुँचना जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है। कैसे ये सफ़र रहा, कैसे आप शुरुआत में आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई? तो सबसे पहले अपना नवादा को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी और शुरुआत में मैं अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताना चाहूँगी। तो मैंने जो है अपनी बेसिक पढ़ाई मैट्रिकुलेशन तक की वो यहीं से बिहार से ही किया है। 10th तक की पढ़ाई मैंने पीटीजीएम सरस्वती विद्या मंदिर राजगीर से की है। उसके बाद मैं अपनी बहन के पास दिल्ली चली गई और 11th-12th मैंने आरके पुरम के दिल्ली के एक सरकारी विद्यालय से किया है। फिर मैंने ग्रेजुएशन अर्थशास्त्र में लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन जो कि लाजपत नगर में है नई दिल्ली में, वहाँ से किया है। और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने अर्थशास्त्र में ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो है वहाँ से किया है, दिल्ली से ही। तो ये मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया। उसके बाद मैंने जो यूपीएससी की परीक्षा है इसमें बैठने का मन तो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में ही बना लिया था, लेकिन तैयारी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में स्टार्ट किया। तो तैयारी के मतलब 1 साल से कम ही हो रहे थे कि मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था। तो मेरे जो शुरुआत के पहले 2 अटेम्प्ट थे 2018 और 2019 के, उसमें मेरा प्रीलिमिनरी स्टेज इस एग्ज़ाम का क्लियर नहीं हुआ था और ये जो है मेरी तीसरा अटेम्प्ट था सीएससी 2020, जिसमें मैंने 110वीं रैंक हासिल की है और आगे जो है इसकी ट्रेनिंग में मैं जाने वाली हूँ। तो बात करें इससे पहले की, तो मैंने 63rd जो बीपीएससी परीक्षा है उसमें 6th रैंक मेरा आया था, जैसा कि इन्होंने बताया। और इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्ज़ाम जो 2019 का था उसको भी मैंने क्वालिफाई किया, उसमें 16th रैंक था। और उसके ट्रेनिंग खत्म करने के बाद मैं अभी कृषि मंत्रालय में असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। तो ये मेरा बेसिक एजुकेशनल और जॉब बैकग्राउंड रहा। रही बात प्रिपरेशन की, जैसा इन्होंने कहा कि लड़की होकर के थोड़ा इतने आगे तक आना कितना चैलेंजिंग होता है, तो मैं ये कहूँगी कि मेरे परिवार में जो मेरे फादर हैं उनका सपोर्ट, और कभी उन्होंने कोई ऐसा भेदभाव नहीं किया और सारी जो सुविधाएं देनी चाहिए एक स्टूडेंट को वो सारी सुविधाएं उन्होंने मुझे प्रोवाइड की। कभी भी उन्होंने ऐसे क्वेश्चन नहीं किया कि तुम इतना क्यों आगे मतलब पढ़ना चाहती हो, इस तरीके से। तो हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने दिल्ली मुझे भेजा पढ़ने के लिए, वहाँ ज़्यादा मुझे एक्सपोजर मिला। मैंने भी उस अपॉर्चुनिटी का पूरा लाभ उठाया और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करी। तो सबसे पहले मेरा माइंड में यही रहता था कि नहीं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गेन करना है, फादर के ऊपर कब तक डिपेंडेंट रहेंगे। मोटिव से स्टार्ट किया था, पर जो है सर्कल और इन्वायरमेंट इस तरीके से बनता गया कि कब सिविल सर्विसेज परीक्षा मेरा लक्ष्य बन गया मुझे पता भी नहीं चला। तो उसकी तैयारी में लगे और तीसरे प्रयास में सफलता हासिल करके मैं बहुत खुश हूँ। आप बता रही हैं कि कैसे आप शुरुआती तो बेसिक पढ़ाई नवादा से हुई, बाद में फिर आप दिल्ली गई और वहाँ पर फिर डीयू और उसके बाद जेएनयू में पढ़ाई की और उसके बाद अब पूरा देश जान रहा है कि आप क्या अचीव की हैं। लेकिन कहा जाता है कि जो छोटे शहरों से आते हैं, जो छोटे गांवों से आते हैं, वो अक्सर बड़े सपने नहीं देख पाते हैं। आपने शुरुआत में ही सोच लिया था कि आपको एक दिन यूपीएससी क्वालिफाई करना था, बचपन से ही आपका सपना यूपीएससी क्रैक करना था? जी, तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि घर में पिताजी कभी कभी प्रतियोगिता दर्पण लाते थे, उसके कवर पेज पे मैं देखती थी कि अच्छे खासे जो उम्र दराज लोग हैं वो टॉप करते हैं यूपीएससी की परीक्षा को। तो उसको देख के इमीडिएट तो कभी बचपन में मन में आया भी नहीं कि मुझे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देना है। मेरा पहले हमेशा से यही रहता था कि कुछ अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गेन करना है, कोई भी जॉब लेना है और
क्योंकि मैं बचपन से स्कूल में भी अच्छा कर रही थी, तो थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस था मुझे खुद पे कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा लाइफ में करूँगी। लेकिन कभी सिविल सर्विसेज शुरुआत से नहीं था। इनफैक्ट मैं इस परीक्षा के बारे में जानती भी नहीं थी। ग्रेजुएशन में जा करके जो मेरे कॉलेज में मेरा जो एक्सपोजर हुआ, वहाँ पे 2-4 IAS अधिकारी जो है कॉलेज की एलुमना सेल के थ्रू उनसे इंटरेक्शन हुआ। उनसे मैंने जाना कि कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस सिविल सेवा परीक्षा को पास करके। अगर आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाते हैं तो बहुत वाइड अपॉर्चुनिटी है लोगों को, समाज को सर्व करने का और एक चेंज लाने का। तब मैंने मन में बनाया कि नहीं, मुझे सिविल सेवा परीक्षा में बैठना है। मतलब कि आपने बताया कि मतलब शुरुआत से कोई ऐसा नहीं था कि आपको पहले ये मन था कि फाइनेंशियल आज़ादी मिले और उसके बाद आपको ऐसा माहौल मिलता गया कि आप फिर UPSC क्रैक की। आपने बताया कि शुरुआत में जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी, लेकिन बाद में फिर UPSC में क्वालिफाई कर पाई और थर्ड अटेम्प्ट में आपने UPSC फाइनली क्रैक किया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब शुरुआत में लोगों को नाकामी मिलता है तो लोग हार मान लेते हैं। उन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा, मतलब अपने एक्सपीरियंस से, कि जो लोग शुरुआत में अगर कामयाबी नहीं मिली तो लगे रहना चाहिए? जी, तो इस बारे में मैं कहना चाहूँगी कि अक्सर ऐसा होता है, हम जब किसी भी चीज़ को देते हैं तो शायद शुरू में खुद पे कॉन्फिडेंस होता है कि हम कर लेंगे, पहली बार में ये कर लेंगे। तो ऐसा मेरे साथ भी था। मुझे भी लगा जब पहली बार मैंने UPSC परीक्षा दी थी, कम से कम प्रीलिमिनरी स्टेज तो क्वालिफाई कर लूँगी, इस बार मेंस लिख लूँगी। और जब नहीं हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में भी प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो एक हताशा और निराशा हाथ लगती है। पर मेरे साथ पर्सनली ये था कि मैं BPSC एग्ज़ाम में 6th रैंक मुझे मिली और IAS में भी मुझे सफलता मिली। उसकी वजह से मेरा जो हताशा निराशा वाला फेज था वो बहुत कम रहा और मैंने तुरंत से एक सक्सेसफुल ट्रांजिशन किया। तो ये पर्सनली मेरे साथ हुआ। बट बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको 2-3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट में असफलता मिल रही हो किसी भी एग्ज़ाम में, तो कैसे वो इस असफलता से कोप अप करें। तो मेरा मानना है कि अगर आप लाइफ में थोड़ा पढ़ाई जो है अच्छे बेस के साथ करें और एक स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन हासिल करें, तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस होगा कि अगर सरकारी नौकरी या इस तरीके का एग्ज़ाम नहीं भी निकलता है तो भी यू आर गुड टू गो टू सिट इन इंटरव्यू और आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब लेकर के वहाँ भी अच्छा कर सकते हैं, वहाँ भी लाइवलीहुड आप अच्छे से हासिल कर सकते हैं। तो इसीलिए जो मैं देखती हूँ यहाँ लोकल ज़िले में और बिहार शरीफ, नवादा, पटना, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट सर्कल्स हैं, अपना सब कुछ दाव पे लगा के वो ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाते हैं कि वो ग्रेजुएशन भी ढंग से नहीं करते, वो प्रॉपर क्लासरूम नहीं करते, वो बस इनरोल करवा लेते हैं और किसी तरीके से एग्ज़ाम देकर के अपनी डिग्री हासिल करते हैं। मेरा मानना है कि एजुकेशन का ये बहुत ही गलत अप्रोच है। आपको कहीं ऐसी जगह एनरोल करना चाहिए खुद को जहाँ पे आप प्रॉपर क्लासरूम करें, प्रॉपर ग्रेजुएशन करें और एक आपके अंदर स्किल आए। जो भी विषय आप लें, चाहे वो साइंस से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, आप एक स्किल हासिल करें जिसके थ्रू आप कह सकें कि जी मैं इसमें ग्रेजुएट हूँ और मैं ये कर सकती हूँ। तो यही मेरा उन एस्पिरेंट्स को संदेश रहेगा कि एक बैकअप ऑप्शन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आप ये कर रही हैं कि शुरुआत में कम से कम पढ़ाई ढंग की होनी चाहिए और सिर्फ एक डिग्री लेने के लिए कहीं इन्वॉल्व नहीं हो। लेकिन बिहार अभी जब UPSC का रिजल्ट आया तो उसमें बताया जा रहा था कि हर बार भी UPSC का रिजल्ट आता है उसमें बिहारियों का अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, लेकिन जब उनका एजुकेशन बैकग्राउंड चेक किया जाता है तो वो हायर एजुकेशन उनका बाहर का रहता है, दिल्ली, मुंबई, कहीं का भी टॉपर भी जो है वो IIT मुंबई से हैं। आपको भी इंडिया के टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिला तब आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, लेकिन उनके लिए जिनको ये एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी जिनके पास नहीं है, खास करके नवादा जैसे छोटे शहरों में आने वाली लड़कियां जिनके पास लेडी श्री राम और JNU जाने का अवसर नहीं मिलता है, वो कैसे UPSC क्रैक कर सकती हैं और इस तरह के जहां आप पहुंचना चाह रही हैं वहां तक कैसे वो पहुंच सकती हैं? देखिए, हम 21st सेंचुरी में हैं और मेरा मानना है कि यहाँ जो लोकल स्टूडेंट्स हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ, उनको इतने ज़्यादा अवसर नहीं मिलते। कई बार फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वजह से वो नहीं जा सकते बिहार से बाहर पढ़ाई के लिए, या कई बार कुछ और फैमिली इश्यूज़ की वजह से नहीं जा सकते। तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए कि जो भी उनके पास में अभी कॉलेज है, ग्रेजुएशन जहाँ से भी वो कर रहे हैं, उस पढ़ाई को अपने ऑगमेंट करने की कोशिश करें ऑनलाइन लर्निंग से। तो घर बैठे आप जैसे NPTEL
NPTEL इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं या स्वयं प्लेटफॉर्म है, उससे आप घर बैठे अच्छे लेक्चरर्स का लेक्चर आप सुन सकते हैं और अपनी जो नॉलेज है, अपना नॉलेज बेस्ड ग्रेजुएशन का, उसको एनहांस कर सकते हैं। इसी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए भी ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाएं और वहाँ पे मतलब जो चैलेंजेस फेस करते हैं बच्चे उसको फेस करें। इनफैक्ट आप घर पे रह कर के भी कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज का फ्रीली इस्तेमाल करके, अच्छे से इस्तेमाल करके आप अपना जो चांस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेसफुल होने का, वो काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। आप अब खुद को भीड़ से अलग कर सकते हैं। तो जैसे अगर फ्री प्लेटफॉर्म्स की बात करूँ तो यूट्यूब पे ही डेली नॉलेज ट्रैक है, उसमें टॉपर टॉक्स अवेलेबल होता है। टॉपर अपनी डिटेल्ड स्ट्रैटेजी बताते हैं, काफ़ी डिटेल में आधे घंटे के अराउंड वो बताते हैं कि कौन सी किताबें उन्होंने रेफर की, किस तरीके से उन्होंने नोट्स बनाया, किस तरीके से रिवीजन किया और कैसे जो है एग्ज़ाम के प्रिपरेशन फेज और एग्ज़ाम वाले दिन एग्जीक्यूशन कैसे उन्होंने किया। तो इस तरीके की डिटेल्ड स्ट्रैटेजी अलग अलग टॉपर्स की सुनना। फिर प्लेटफॉर्म्स लाइक विजन IAS, तो उसमें उनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको टॉपर कॉपीज़ मिलेंगी, उनको देखेंगे, उनको देख करके आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके से जो टॉपर्स हैं वो आंसर शीट में अपना मेंस में अपना आंसर लिखते हैं, तो हम कैसे अपनी प्रस्तुति को बेहतर कर सकते हैं बिना किसी लेट्स से प्रॉपर क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन किए हुए। तो इस तरीके का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का अगर इस्तेमाल लोकल स्टूडेंट्स भरपूर करें, अच्छे से करें, थोड़ा सा आपस में सहयोग करके, ग्रुप स्टडी वगैरह करके, तो मेरा मानना है कि वो अपने चांसेस को बेहतर कर सकते हैं। और जो यहाँ पे रही बात बाहर जाने की, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े कॉलेजेस के बच्चे ही UPSC लिस्ट में आते हैं। कई जो है दूर सुदूर इलाकों के, अलग अलग राज्यों के जो अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स हैं वो भी इस परीक्षा को क्रैक करते हैं। तो आपको हताश नहीं होना है, आपको खुद पे विश्वास रखना है कि हम जो पढ़ रहे हैं, हमारी जो नॉलेज है, हमारी जो प्रस्तुति का तरीका है, वो दिन ब दिन बेहतर हो रहा है। खुद को सेल्फ एनालाइज करें और सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें कि हमारी तैयारी का लेवल अभी कहाँ पहुँचा है, क्या मैं इस एग्ज़ाम के लिए रेडी हूँ, मेंटली उस स्टेट ऑफ माइंड में हूँ कि मैं उसको अच्छे से दे सकूँ। अगर यह सब सही है तो बाकी चीज़ों को आइसोलेट करके आप कोशिश करें कि परीक्षा जो है अपने बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड में दें और इसमें सफल ज़रूर होंगे आप। मतलब ये बता रही हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप मतलब कोई बेस्ट इंडिया के इंस्टीट्यूट में एडमिट हों तभी आप क्रैक कर सकते हैं। आज इंटरनेट का युग है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां आप नवादा जैसे छोटे शहर में बैठ करके भी देश के किसी कोने में जो बढ़िया जो टीचर हैं उनके लेक्चर सुन सकते हैं। पहले जो एस्पिरेंट्स रहे हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही है, ये सीख सकते हैं उनसे, और अगर चाहें तो लोग कर सकते हैं। ये लगातार मतलब ये सवाल होता आता है कि बिहार जो है वो इतना पिछड़ा है, जबकि बिहार जो है देश के उन राज्यों में है जो सबसे ज़्यादा IAS प्रोड्यूस करता है। आप जब UPSC क्रैक कर चुकी हैं, आप कैसे बिहार को बेहतर बनाने में अपना योगदान देने वाली हैं? आपने क्या मतलब सोचा है? जी, तो अभी मेरा प्रेफरेंस मैंने बिहार दिया तो है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि बिहार मुझे कार्डर के तौर पे मिलेगा। अगर बिहार मिलता है तो मैं जो है सबसे पहले यहाँ पे एजुकेशन की व्यवस्था थोड़ा और बेहतर करना चाहूँगी। जो अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो भी सुविधाएं होती हैं विद्यालय में, जो टीचर की ट्रेनिंग का जो स्तर है उसको और इंक्रीज़ करने की कोशिश करूँगी। साथ ही जो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ पे अच्छी मिट्टी और पानी की अवेलेबिलिटी है, तो थोड़ा सा इसमें बिजनेस वाला एलिमेंट लाऊं और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने की कोशिश करूँगी। तीसरा फ्रंट मेरा यूथ की तरफ रहेगा, जो यहाँ के युवा हैं, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जो अभी भारत को डेमोग्राफिक डिविडेंड रियलाइज करवाने में सबसे ज़्यादा योगदान दे सकता है, क्योंकि बिहार एक बहुत ही यंग राज्य है और यहाँ के युवा अगर प्रोडक्टिव स्किल ओरिएंटेड जॉब्स हासिल करें और साथ ही जो है अपना नॉलेज जो है वो बेहतर करें, तो आई एम श्योर कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है बिहार में वो कम होगा। और इन 3 फ्रंट्स पे काम करके मुझे लगता है बिहार काफ़ी अग्रसर होगा आगे के दशक में। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि कैसे कोई स्टूडेंट जो है सुदूर ग्राम में बैठ करके भी UPSC कैसे क्रैक कर सकता है, वो तमाम सवाल उसका जवाब दी, बताई कि कैसे अगर इनको मौका मिलता है बिहार में काम करने के लिए तो शिक्षा के क्षेत्र में बिहार को अग्रणी बनाने के लिए काम करेगी। हम पूरे जिलेवासियों की तरफ से अर्चना जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, ताकि जहाँ भी रहें वहाँ नवादा का परचम फहराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी शुक्रिया। मुझे अपना नवादा पे जो
अपॉर्चुनिटी मिली है एस्पिरेंट्स तक अपना संदेश पहुंचाने की, उसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ इस वक्त अर्चना जी के पिताजी हैं राजेंद्र प्रसाद जी, और इनसे जानेंगे कि इनको कैसा लगा जब इन्हें पता चला कि इनकी बेटी यूपीएससी में 110वां रैंक लाई है। इससे पहले भी बीपीएससी में 6ठा रैंक आया था। ये ढोरा मिडिल स्कूल में हेडमास्टर के रूप में कार्यरत थे और अब रिटायर हो चुके हैं। आपका पहले तो अपना नवादा में बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई कि आपकी बेटी जो है पूरे नवादा का नाम रोशन की है। जब आपको पता चला कि आपकी बेटी जो है, छोटी बच्ची अर्चना, यूपीएससी में 110वां रैंक प्राप्त करके आईएएस बनने वाली है, तब आपको कैसा लगा? जीवन का सबसे सर्वोत्तम क्षण वो हुआ और मेरा जीवन धन्य हो गया यह पाकर कि आज मेरी बेटी यूपीएससी द्वारा कंडक्टेड आईएएस की परीक्षा में 110वां रैंक लाई है। आप जब जब अपने स्टूडेंट लाइफ में होंगे, जब अपने पढ़ाई के दौरान आपने कभी सोचा था कि आप खुद यूपीएससी अटेम्प्ट करेंगे, यूपीएससी देंगे, और कभी ऐसी इच्छा थी कि आप खुद यूपीएससी क्रैक करें? इच्छा थी, परंतु कुछ आर्थिक बाधा आई और परिस्थिति कुछ ऐसी आई जो मैं ग्रेजुएशन और पीजी कर रह गया और फिर सरकारी सेवा में आ गया। चूँकि आपको गौरवान्वित की है, आपके गांव को गौरवान्वित की है, पूरे नवादा को गौरवान्वित की है, आप उन पिता को क्या संदेश देना चाहिएगा जो अपनी बेटियों को, क्योंकि आपने अपनी बेटी को दिल्ली भेजा पढ़ाई के लिए, तब वो इतना आगे आई और यूपीएससी क्रैक कर पाई। अगर आप उनको पढ़ाई के लिए आगे नहीं भेजती तो शायद देश को अर्चना जी के रूप में एक आईएएस नहीं मिलता। आप उन पिता को क्या संदेश दीजिएगा जो अपनी बेटी को शिक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ाते हैं, उनको प्रोत्साहित नहीं करते हैं, उनको क्या कहिएगा? यह जो रिजल्ट हुआ है और उसमें जो पिता पुत्री का रोल हुआ अपना अपना, इसे मैंने माता और पिता दोनों के रोल के रूप में मैंने अदा किया है करीब लगभग 20 वर्षों से। और मैं यह पाया इसके मेहनत और इस मुकाम तक आने पर कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। वेयर देयर इज विल देयर इज वे। मैं कह रहा हूँ कि दूसरे माँ बाप को आप क्या संदेश देना चाहिएगा? तो इससे यह जो रिजल्ट आया मेरी बच्ची का और इसमें जो मेरा योगदान हुआ, यह मैं इस समाज के हर गार्जियन से, हर बच्चे बच्चियों से अपेक्षा करता हूँ। और समाज में थोड़ी सी यह भी आती है कि कुछ गार्जियन ऐसे हैं कि बच्चा और बच्ची में अंतर कर देते हैं, बच्चों को कहीं पढ़ाते हैं, बच्चियों को कुछ सुविधा देते हैं, दोनों में फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं करें, मैं उस विचारधारा का नहीं हूँ। और सच्चे लगन से आप, यदि बच्चे असफल भी होते हैं तो उस समय आपको लौह स्तंभ बनकर उसका हौसला जारी करना है और आगे पुनः अग्रसर होकर सफलता में आपको सहयोग करना है, न कि केवल पैसा देकर अपना कन्नी कटा लिया। ये गार्जियन नहीं करें। तो जो माँ बाप राजेंद्र प्रसाद जी को सुन रहे हैं, उन्हें सीखना चाहिए कि अगर आप अपनी बेटियों को अगर उनको पढ़ाई में अगर आगे मदद करते हैं तो हो सकता है कल के डेट में आपकी भी बेटी अर्चना निकल सकती है, आपकी भी बेटी भविष्य की टीना डाबी निकल सकती है और आपको गौरवान्वित कर सकती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।